हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मेकोथेरापेटिक का चैप्टर नंबर 8 और वो है इन्फेक्शियस डिसीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा लंबा है और कई सारे इसके अंदर बीमारियों को मेंशन किया हुआ है, तो एक एक करके बारी बारी से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। लोग ये समझ लेते हैं कि इन्फेक्शियस डिसीज़ किसको बोलते हैं, फिर उसके बाद जो बीमारियां हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो द डिसीज इज कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड अदर पैरासाइट्स। तो इन्फेक्शियस डिसीजेस क्या होते हैं? तो वो बीमारियां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं, वो बीमारियां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीज। समझ में आ रही बात? अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगी हो सकता है या फंगाई भी बोलते हैं, या प्रोटोजोआ हो सकता है, या कुछ पैरासाइट्स हो सकते हैं। अगर इनकी वजह से बीमारियां होती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़। और आपने सुना होगा कई बार कि इन्फेक्शन हो गया है, बोलते हैं ना इन्फेक्शन हो गया, उसके लीवर में इन्फेक्शन हो गया, किडनी में इन्फेक्शन हो गया। तो इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? तो इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जब वो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, चाहे पूरी बॉडी में या किसी एक एरिए में, जब वो आते हैं और फिर अपने नंबर को बढ़ाते हैं, यानी अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, जब बहुत ज़्यादा वो तादाद में हो जाते हैं, उनकी क्वांटिटी जब बढ़ जाती है तो फिर उसकी वजह से इन्फ्लामेशन वगैरह होने लगता है। समझ में आ रही बात? म्यूकस बनने लगता है, तो बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट होती हैं। तो इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जो भी बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आया और फिर वो क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ और अपनी क्या है क्वांटिटी को उसने बढ़ाया, अपनी जनरेशन को बढ़ाया और एक बड़ी फौज तैयार कर ली, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शन। तो सबसे पहली जो बीमारी है आपके सिलेबस में दिया है वो है ट्यूबरक्लोसिस, जो कि आप खूब अच्छे से जानते हैं, जिसको हम लोग टीबी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीबी भी बोलते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या है? तो ट्यूबरक्लोसिस इज ए क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव इन्फेक्शियस डिसीज एंड अफेक्ट द लंग्स यूजुअली एंड इट्स कॉजेटिव एजेंट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और माइकोबैक्टीरियम बोविस। तो जो ट्यूबरक्लोसिस है ये क्या क्रोनिक और प्रोग्रेसिव इन्फेक्शियस डिसीज है। क्रोनिक आप जानते हैं यानी धीरे धीरे डेवलप होने वाली बीमारी है। ये नहीं कि आज ही हमारे अंदर माइकोबैक्टीरियम आया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आया और आज ही एकदम से सिम्टम शो करने लग जाऊं, मैं एकदम से बीमार पड़ जाऊं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि क्या ये प्रोग्रेसिव और क्रोनिक है, यानी धीरे धीरे डेवलप होने वाली बीमारी है, उसी को हम लोग प्रोग्रेसिव बोलते हैं। और जब बीमारी पुरानी होती है उसको क्रोनिक भी बोला जाता है, ठीक। तो और क्या है, ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होने वाली है और एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होने वाली बीमारी है ये, ठीक है। ये क्या करता है? तो ये खास तौर से जो हमारे लंग्स हैं उसको अफेक्ट करता है। क्या करता है? जो हमारे लंग्स हैं उसको अफेक्ट करता है। कैसे करता है? सारा इसका जो प्रोसेस है अभी आगे हम लोग उसके जब पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, यानी जिसकी वजह से ये बीमारी होती है, कॉजेटिव एजेंट बोलते हैं जिसकी वजह से बीमारी होती है उसको बोलते हैं कॉजेटिव एजेंट। तो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये क्या है? एक तरीके का बैक्टीरिया है। ये भी याद रखिएगा कि ये बैक्टीरिया होता है। एक आध नंबर का क्वेश्चन यहाँ से फंसाने वाले बनते हैं, ठीक है। दूसरे के माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उसका नाम है। क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या माइकोबैक्टीरियम बोविस। ये दो मतलब मेन बैक्टीरिया हैं जिसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है और ख़ास तौर से ये है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। और ये क्या है? एक एयरबोर्न डिसीज़ है। क्या है? एयरबोर्न डिसीज़ है। मतलब सपोज दैट, खुदा ना करे कि मुझे मान लीजिए अगर टीबी है, ऐसा हो ना, तो अब मान लीजिए अगर टीबी है और मुझे छींक आई तो उसमें क्या है, ये बैक्टीरिया निकला और ये हवा के अंदर आ गया, तो ये हवा के अंदर कई घंटों तक जिंदा रह सकता है। अब मान लीजिए आप इसी एरिया में आए और आपने सांस लिया तो ये आपके अंदर घुस जाएगा, आपको भी इन्फेक्टेड कर देगा, आपके अंदर इन्फेक्शन कर देगा, यानी जाके वहाँ पे अपनी तादाद को, अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएगा, आपको भी बीमार करेगा। तो ऐसी बीमारियाँ जो मतलब हवा के ज़रिए से भी फैल सकती हैं उसको बोलते हैं एयरबोर्न डिसीज़। तो ये भी क्या तरीके का एयरबोर्न डिसीज़ है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ टीबी। टीबी कितने तरह का होता है? तो मतलब इसके और भी बहुत सारे आप पढ़ेंगे, छोटे मोटे टाइप्स होते हैं, लेकिन मेनली इसको दो बड़े टाइप में बांटा गया है। एक है प्राइमरी टीबी और एक है सेकेंडरी टीबी। एक है क्या? प्राइमरी टीबी और दूसरा है सेकेंडरी टीबी, ठीक है। तो प्राइमरी टीबी क्या है? तो प्राइमरी टीबी इज ए टाइप ऑफ टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस इन विच माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्ट्स
प्राइमरी टीबी इज अ टाइप ऑफ टीबी इन विच माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्ट्स प्रीवियसली अनइन्फेक्टेड पर्सन। प्राइमरी टीबी का मतलब यह है कि ये जो बैक्टीरिया है वो किसी ऐसे आदमी को इन्फेक्टेड करे, किसी ऐसे आदमी के अंदर इन्फेक्शन करे जिसको पहले उसने इन्फेक्शन ना किया हो। समझ में आ रही बात? यानी मान लीजिए खुदा ना करे मुझे ऐसा हो, अगर मेरे ऊपर पहली बार क्या है इसका अटैक हो रहा है माइकोबैक्टीरियम का और मुझे इन्फेक्शन कर रहा है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी टीबी। अब इसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए एक बार ये मेरे अंदर आया और मेरा जो इम्यून सिस्टम था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसने क्या किया, उसको बैक्टीरिया को दबा दिया, उसको इन्फेक्शन नहीं होने दिया, उसको फैलने नहीं दिया, लेकिन वो बैक्टीरिया मरा नहीं, मेरे अंदर अभी बचा हुआ है। मेरे इम्यून सिस्टम ने उसको दबा तो दिया लेकिन उसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाया, एलिमिनेट नहीं कर पाया, तो वो बैक्टीरिया मेरे अंदर रहेगा। फिर जब मेरा इम्यून सिस्टम कभी अगर कमज़ोर पड़ता है, कभी वीक पड़ता है, कभी मैं खाना वगैरह नहीं खा पाता हूँ या 10-10, 15-15 घंटे कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ और मेरे अंदर कमज़ोरी आती है, तो फिर से ये क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो ये पहले से मेरी बॉडी के अंदर था और दोबारा एक्टिव हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। और अगर मुझे ये पहली बार आके इन्फेक्शन कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। ठीक, अब इसके एटियोलॉजी क्या है? तो एटियोलॉजी में असल में क्या आना चाहिए, सिर्फ ये कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या माइकोबैक्टीरियम बोविस इन्हीं की वजह से होता है, लेकिन उसके अलग अलग क्या है मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकते हैं। किताबों के अंदर ऐसा दे रखा है, लेकिन असल में क्या है जो एटियोलॉजी है उसका क्या है, ये जो दो बैक्टीरिया हैं वही इसके असर, उसके रीज़न है, कारण है। ठीक है, ये जो आगे आप पढ़ रहे हैं समझिए ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। ठीक है, क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक, तो क्या क्या है, किस वजह से कैसे फैलता है, तो ड्रॉपलेट्स ऑफ ए इन्फेक्टेड पर्सन। ड्रॉपलेट यानी जैसे मुंह में से थूक वगैरह निकल रहा है, कुछ छोटे छोटे दाने निकलते हैं या छींका, उसमें से पानी टाइप का जो भी चीज़ें निकली तो वो सब ड्रॉपलेट्स में आते हैं। तो उसके अगर किसी इन्फेक्टेड आदमी का ड्रॉपलेट है, उसके अंदर बैक्टीरिया है, तो ठीक है, तो उससे भी क्या है दूसरे को बीमारी हो सकती है। और दूसरा इसका रीज़न क्या है, तो वो है इनटेक ऑफ अनपास्चराइज्ड काउ मिल्क, यानी गाय का दूध है वो अनपास्चराइज्ड है। पहले समझिए कि पास्चराइजेशन क्या होता है। तो पास्चराइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई मिल्क है काऊ का या किसी भी चीज़ का, उसको इतना हीट किया जाए कि उसके अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या हो जाए, मर जाए, वो किल हो जाए वो। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पास्चराइजेशन। तो अगर कोई दूध ऐसा है जिसको पास्चराइज नहीं किया गया है तो उसको बोलेंगे अनपास्चराइज्ड। तो ऐसे दूध की वजह से भी क्या हो सकता है कि उसकी वजह से भी टीबी हो सकता है कि उसके अंदर क्या हो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो। ऐसे क्या है, वीक इम्यूनिटी ड्यू टू डिसीज़, किसी बीमारी की वजह से अगर इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो उसमें भी क्या होता है, फिर आदमी को इसका इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे प्राइमरी टीबी हो चुका है, लेकिन मेरा इम्यून सिस्टम उस वक्त में स्ट्रॉन्ग था, जिसने क्या है उस बैक्टीरिया को फैलने नहीं दिया। लेकिन जब मेरा इम्यून सिस्टम वीक होता है, चाहे वो किसी बीमारी की वजह से हो, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ठीक है, या लिवर सिरोसिस हो गया, या कहते हैं वूफिंग कफ हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, तो किसी भी तरीके की बीमारी की वजह से अगर मेरा इम्यून सिस्टम वीक होता है तो फिर दोबारा से क्या होता है, मुझे टीबी हो सकता है। तो ये एक इसकी क्या है, एटियोलॉजी हो सकती है। ऐसे ही लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर न्यूट्रिशन की कमी हो रही है तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, यानी इम्यूनिटी इसमें भी कमज़ोर हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी क्या टीबी हो सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब ये कि किस तरीके से डेवलप होता है। तो इसमें एक चीज़ तो कॉमन है कि मान लीजिए जो भी माइकोबैक्टीरियम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो बॉडी के अंदर एंटर हुआ, और ज़्यादातर कहाँ से एंटर होगा, तो ये जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है समझिए यहीं से एंटर होगा हमारी बॉडी के अंदर, वो चाहे नाक के रास्ते से चाहे माउथ के रास्ते से। फिर वो जब जाएगा, मान लीजिए हमारे ब्रोंकाई के अंदर गया तो या लंग्स के अंदर पहुंच गया, तो वहाँ पे होते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, उसको एंगल्फ कर लेते हैं, यानी इसको अपने अंदर ले लेते हैं, उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। मान लीजिए ये 3-4 आ गए, ठीक है, ये 3-4 माइकोबैक्टीरियम आ गए, तो यहाँ पे मैक्रोफेजेस उसको अपने अंदर घेर लेते हैं। ये घेर लिया, ठीक है, इसको अपने अंदर घेर लिया इन्होंने। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनती है, समझ रही, इसको ध्यान से समझिएगा। मैक्रोफेजेस ने उसको क्या किया, अपने अंदर एनगल्फ कर लिया। यहाँ से दो कंडीशन बनती है, और वहीं से ये दो तरह की बीमारियां भी होती हैं। एक होता है प्राइमरी टीबी और दूसरा होता है सेकेंडरी टीबी। समझ में आ रही बात? अब ये क्या होगा, अगर अब देखिए इन्होंने इसको एंगल्फ कर लिया, अब वो आदमी जिसको इन्फेक्शन हुआ है, जिसके अंदर बैक्टीरिया आया है, हो सकता है कि उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, वीक हो,
और वो इसका मुकाबला ना कर पाए तो ये फिर क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया आया है ये इसको क्या करते हैं, डैमेज करता है और बाहर निकल जाता है। इसको डैमेज करेगा बाहर निकल जाएगा, इसको डैमेज करेगा बाहर निकल जाएगा। ये मैक्रोफेजेस इसको मार नहीं पाते हैं और दूसरे WBCs वगैरह हैं अभी वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, या वो आए भी तो क्या है इतने कमज़ोर हैं कि वो इसका मुकाबला नहीं कर पाए। तो फिर क्या होता है, ये यहाँ से निकलता है और पूरे लंग्स के अंदर फैल जाता है। समझ में आ रही बात। और कभी कभी ऐसा होता है कि लंग्स से भी बाहर निकल के लिम्फोसाइट के अंदर पहुंच जाता है और दूसरे ऑर्गन में, किडनी वगैरह में भी ये बैक्टीरिया पहुंच जाता है और फिर आदमी को इन्फेक्शन करता है। ठीक। और दूसरी कंडीशन यहीं से बनती है कि मान लीजिए इसने इन्फेक्शन किया और मैक्रोफेजेस ने उसको घेर लिया, लेकिन क्या है इसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, इसके मैक्रोफेजेस क्या है स्ट्रॉन्ग हैं, इसको क्या है उन्होंने किल तो नहीं कर। अब दो शक्ल है यहाँ पे, दो चीज़ें बनती हैं। एक तो ये कि इन्होंने इसको अगर इतना 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 क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग है कि वो इसको क्या है किल कर देते हैं, पूरी तरीके से किल कर देते हैं और बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, आदमी को इन्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए इसका स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसको किल करके बाहर निकाल सके, लेकिन फिर भी इतनी उसके अंदर जान है कि इसको अपने अंदर घेर के रखता है, बाहर नहीं निकलने देता है। अब ये जो मैक्रोफेजेस के अंदर बैक्टीरिया है ये बरसों बरसों इसके अंदर रह सकता है। समझ में आ रही बात। मान लीजिए उसको 20 साल के उम्र में इन्फेक्शन हुआ था, पता चल रहा है कि 20 साल उसकी बॉडी के अंदर ये मैक्रोफेजेस के अंदर बैठा रहा, 20-20 साल 25-25 साल बैठा रह सकता है। ये क्या है समझ रहे हैं। और यहाँ पे ये रह सकता है अगर क्या यहाँ पे ये बैठा हुआ है। अब अगर किसी अब अगर उस आदमी का जिसका पहले स्ट्रॉन्ग था, मान लीजिए बूढ़ा हो गया, इम्यून सिस्टम वीक हो गया, या उसको खाना ढंग से नहीं मिल रहा था, उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया, या कुछ बीमारियां हो गई, उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया, मान लीजिए डायबिटीज़ हो गया, ठीक है, या HIV हो गया। अब जब इम्यून सिस्टम उसका वीक होता है, कमज़ोर होता है, तो अब ये कहता है अच्छा अब मज़ा आया, अब देख बताता हूँ तुझे, अब तेरे तो सारे फौजी मारे गए ना, अब तुझे बताता हूँ। तो फिर यहाँ से ये जो इसकी मतलब बंदिश है उसको तोड़ के निकलते हैं और पूरे लंग्स के अंदर फैल जाते हैं। फिर क्या करेंगे, पूरे लंग्स को डैमेज करते हैं। फिर उसके बाद क्या हो सकता है दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी डैमेज करें। तो ये दो कंडीशन होती हैं। अब चलिए अब हम लोग इसको आगे देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसकी एंट्री हुई। अब जो मैक्रोफेजेस हैं उन्होंने इसको एंगल्फ कर लिया, अपने अंदर ले लिया। अगर आदमी की क्या कहते हैं इम्यून सिस्टम वीक है, देखिए यहाँ से इधर आ रहा है, अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो क्या होगा, कमजोर होगा। तो ये जो बैसिली है, बैसिली मतलब जो बैक्टीरिया उसी को बैसिली भी बोलते हैं, तो वो क्या करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी अपनी तादाद को बढ़ाएंगे वो। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, जब उनकी तादाद बढ़ेगी, ये 2-4 थे तो अब मान लीजिए 8 हो गए। ठीक है, तो और भी मैक्रोफेजेस आएंगे इनको घेरने के लिए। और फिर जब ये मैक्रोफेजेस आते हैं और जब इनको अपने अंदर लेते हैं तो फिर वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है। किसका कॉम्प्लेक्स बनता है, बैक्टीरिया का और मैक्रोफेजेस का। इनका जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो फिर उसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा बहुत इन्फ्लामेशन होता है, सूजन वगैरह होता है। तो जब सूजन होता है तो जो दूसरे WBCs जो हमारा इम्यून सिस्टम है उनको लगता है कि यहाँ पे सूजन क्यों, तो वो भी आते हैं भाग के। मान लीजिए 4-5 थे मैक्रोफेजेस, अब और भी WBCs आ गए। ठीक है, अब ये जब कई सारे आके यहाँ पे और जमा हो जाते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कि ग्रेनुलोमा। क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोमा बनता है। समझ में आ रही बात। पहले तो 2-4 थे, थोड़ा बहुत इन्फ्लामेशन हुआ तो फिर वहाँ पे आके चारों तरफ से क्या है WBCs घेर लेते हैं। आपने देखा होगा कि मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, एक आदमी गिर गया तो 10 लोग आके घेर लेते हैं, तो भीड़ बनती है ना। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाता है, इम्यून सिस्टम का एक भीड़ आ जाती है, WBC आ जाते हैं, उसको घेर लेते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं ग्रेनुलोमा, यानी इस गैदरिंग को। जब ग्रेनुलोमा होता है तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, और ज़्यादा इन्फ्लामेशन होता है। क्या होता है, और ज़्यादा इन्फ्लामेशन होता है। अब चूंकि ये तो इसका आदमी का इम्यून सिस्टम वीक है तो फिर क्या होगा, ग्रेनुलोमा बनने के बाद फिर ये क्या कहते हैं पूरे और लंग्स के अंदर फैलते हैं जो वायरसेस हैं, जो क्या कहते हैं जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और फिर क्या करते हैं, कैविटी कर देते हैं, यानी लंग्स के अंदर छोटे छोटे सुराख कर देते हैं। समझ में आ रही बात, कैविटी बना देते हैं, यानी कैरीज कर लेते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे सुराख बना देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो आदमी है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, वो सिम्टम्स शो करने लगता है। 1 से 2 वीक्स लगते हैं। अगर उसका इम्यून सिस्टम वीक है और वो इन्फेक्शन उसको हुआ है तो 1 से 2 वीक लगते हैं उसको।
ठीक है, ये WE है। 2 वीक्स लगते हैं कि उसको क्या कहते हैं सिम्टम्स आने लग जाएंगे, यानी उसको क्या है खांसी अगर आ रही है, अगर उसको खांसी आ रही है तो उसमें ब्लड आने लग जाएगा, आदमी को भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं लगेगा, उसके बदन में वेट लॉस होने लग जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स आने लग जाएंगे। अभी क्या सिम्टम्स है सारे आप पढ़ने वाले हैं। और ये वाला जो सिस्टम है, जो इसका इम्यून सिस्टम वीक था, तो उस वाले कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी टीबी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी टीबी। अब क्या कहते हैं, अब दूसरा जो कंडीशन है वो है सेकेंडरी टीबी। सेकेंडरी टीबी में क्या होता है कि ये एंट्री हुई, इसकी इनगल्फ किया माइक्रोफेजेस ने, फिर माइक्रोफेजेस ने उसको एंगल्फ कर लिया, लेकिन इसका इम्यून सिस्टम क्या था? स्ट्रॉन्ग था। इम्यून सिस्टम क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या है, ये जो क्या कहते हैं बैक्टीरिया जो आए हुए हैं वो लंबे समय तक उसी के अंदर माइक्रोफेजेस के अंदर पड़े रह सकते हैं, इसी में पड़े रहेंगे। तो ये जो इनका रेस्टिंग फेज है ना, इसको हम लोग लेटेंट फेज बोलते हैं या डोरमेंट फेज बोलते हैं। समझ में आ रही बात कि बैक्टीरिया इसके माइक्रोफेजेस के अंदर पड़े हुए हैं लंबे समय तक, उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट फेज या डोरमेंट फेज बोलते हैं। ठीक, अब मान लिया किसी वजह से इम्यून सिस्टम उसका वीक हो गया, कमज़ोर हो गया। समझ में आ रही बात? किसी वजह से उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया, कमज़ोर हो गया, जैसे कि मान लीजिए उसको HIV हो गया, डायबिटीज़ हो गया, या उसको खाना नहीं मिल रहा था ढंग से। तो इम्यून सिस्टम जब वीक होगा, अब ये जो इसके अंदर पड़े हुए हैं मैक्रोफेजेस के अंदर बैक्टीरिया पड़ा हुआ वो एक्टिव हो जाता है, खड़ा हो जाता है, कहता है अब मैं तेरा मुकाबला करूंगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव फेज। उसके बाद क्या करता है वो? स्प्रेडिंग ऑफ बैक्टीरिया थ्रू लंग्स, यानी कि बैक्टीरिया क्या है जो अपनी तादाद को बढ़ाने लगते हैं, अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अपनी तादाद को बढ़ाते हैं, उसके बाद पूरे लंग्स के अंदर फैल जाते हैं, बल्कि दूसरे ऑर्गन तक भी फैल जाते हैं। और उसके बाद फिर क्या है, इन्फ्लामेशन होता है, वो सारी दिक्कतें क्रिएट होती हैं। समझ में आ रही बात? और फिर क्या होता है, सिम्टम्स आने लग जाते हैं। इसमें और क्या होता है, तो इसमें जब ये मतलब इन्फ्लामेशन करते हैं तो उसके अंदर फ्लूइड जैसा भर जाता है, स्प्यूटम बन जाता है। समझ में आ रही बात? आदमी जब खांसेगा तो बहुत ज़्यादा खांसी में क्या उसको बलगम निकलता है, चूँकि इन्फ्लामेशन होता है वहाँ से फ्लूइड भी निकलता है। जो एल्वियोलाई है असल में उसको डैमेज कर देते हैं, तो वहाँ से भी क्या है फ्लूइड बाहर निकलने लगता है, ब्लड आने लग जाता है खांसी के अंदर। समझ में आ रही बात? लंग्स के अंदर एल्वियोलाई है, जहाँ पे ब्लड रहता है, जहाँ पे क्या कहते हैं ऑक्सीजन का एक्सचेंजेज होता है, तो उसमें डैमेज कर देता है, सुराख कर देता है। तो इसलिए आदमी के सांस भी क्या है बड़ी तेज़ी से फूलने लगता है, पूरा सांस नहीं ले पाता है ढंग से वो। समझ में आ रही बात? तो बड़ी सारी दिक्कतें क्रिएट होने लग जाती हैं इस तरीके से। अब इसका जो पैथोजेनेसिस मैंने बताया है वो सारा यहाँ पे मैंने लिख रखा है बहुत सिंपल लैंग्वेज में, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपको PDF नहीं मिलता है, अगर आपने क्या कहते हैं पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनको मैं वाइट बैकग्राउंड में उसको भेज दूंगा। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9694480523। ठीक है, इस पर आप 100 रुपीज़ पे करेंगे, आपको पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, आपको सारे PDF वाइट बैकग्राउंड में भेज दिए जाएंगे जितने मैंने पढ़ा दिए हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, पेमेंट करना है, चाहे आप गूगल पे से करें, फ़ोन पे से करें, किसी से भी करिएगा, और इसका स्क्रीनशॉट मुझे इसी नंबर पे भेज दीजिएगा, फ़ोन बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, आप सेकेंडरी टीबी भी समझ चुके हैं। अब इसके हम लोग पढ़ते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा। अब इसके क्या सिम्टम्स होंगे, यानी टीबी अगर किसी को है तो क्या सिम्टम्स होंगे उसके। आदमी को क्या है खांसी आ रही है अगर 1 से 2 वीक से ज़्यादा, और साथ में क्या येलो या ग्रीन टाइप का उसमें ब्लडी स्प्यूटम आता है। ठीक है, येलो करके उसका क्या कहते हैं स्प्यूटम हो रहा है, यानी जो बलगम निकल रहा है, या ग्रीन टाइप का निकल रहा है, हरा हरा सा निकल रहा है, या फिर ब्लड उसमें आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसको क्या है टीबी है। ठीक है, एक सिम्टम ये है, यही इसका मेन सिम्टम है। आदमी को फीवर भी हो सकता है, फटीग भी हो सकता है, बदन में दर्द होगा, थकावट होगा, वेट लॉस हो सकता है, रात में पसीना आएगा उसको, और क्या होगा सीने में दर्द हो सकता है, सांस उसकी छोटी हो सकती है, बार बार सांस लेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा, और क्या होगा लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, और चिल्स पड़ेंगे यानी ठंडक सी लगेगी उसको। तो ये क्या इसके सिम्टम्स हैं, लेकिन ये वाला सिम्टम ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है इसमें, तो इसमें कोई नॉन फार्माकोलॉजिकल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको खिला दिया जाए टीबी खत्म हो जाए, चूँकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो कुछ ऐसी चीज़ इसमें नहीं है। अब जैसे मान लिया ब्लड प्रेशर था तो उसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट था कि आप क्या है थोड़ा एक्सरसाइज करिए, अपने लिपिड की मात्रा को कम करिए, समझ में आ रही बात, आप नमक कम खाइए। लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं है, तो कुछ 2-4 वैसे ही बनाना पड़ेगा अपने दिमाग से, समझ रहे हैं। तो फिर क्या हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को ये कहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें पेशेंट को सेपरेट रूम में रखेंगे। अगर ये कन्फर्म है
है कि ये बंदा क्या है, इसको टीबी है, इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उसको अलग रूम में रखेंगे ताकि दूसरे लोग इन्फेक्टेड ना हो। और फिर ये भी कहा जाएगा कि उसको मास्क पहने, और जो हेल्थ केयर क्या कहते हैं प्रोफेशनल्स हैं वो भी मास्क पहन के उसके पास जाएंगे। ऐसे ही क्या है, ही शुड कीप टॉवेल और हैंडकरचीफ ड्यूरिंग कफिंग और स्नीजिंग। और ये भी उसको सलाह दी जाएगी कि अगर खांसी आती है या छींक वगैरह आती है तो अपने मुंह पे क्या है कपड़ा रख लीजिए, अपने मुंह के ऊपर रुमाल वगैरह रख लीजिए ताकि उसका जो क्या कहते हैं ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में ना आएँ, ताकि दूसरे को इन्फेक्टेड ना करें। ऐसे ही क्या है, उसको कहा जाएगा कि हेल्दी न्यूट्रिशन ले आदमी, मतलब जो क्या कहते हैं अच्छा खाना खाए। ये नहीं कि अब भी वही सड़े गले खाने खा रहा है, बल्कि क्या है जो मतलब अच्छी चीज़ें, फ्रूट्स खाए, ड्राई फ्रूट्स खाए, और जो पावरफुल चीज़ें उसको खाए। ऐसे क्या ही शुड फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और डॉक्टर वगैरह की जो बातें हैं उसको क्या है उसको पूरी तरीके से मानना चाहिए। अब इसका क्या है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो चूँकि आपको मालूम है कि ये क्या एक तरीके से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाएंगी। समझ में आ रही बात। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन सा ट्रीटमेंट चलेगा, एंटीबायोटिक। अगर आपको ऐसे याद नहीं रह रहा ना तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि इसका इन्फेक्शन किस टाइप का है। अगर बैक्टीरियल है तो उसमें आप कोई से भी ना अगर एंटीबायोटिक्स डाल देंगे तो किसी हद तक आपका आंसर सही हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ स्पेसिफिक दवाएँ होती हैं। लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक्स उसमें डाल देते हैं ना, समझ में आ रही बात। जैसे कुछ बहुत सारे फेमस एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लोरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, इस टाइप के जो मतलब एंटीबायोटिक्स हैं उसको आप डाल देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन पहले आप इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसके लिए क्या है, टीबी के लिए एक लंबा इलाज चलता है, ठीक है, क्या है एक लंबा इलाज चलता है। और दूसरे इसके लिए डॉट थेरेपी क्या है प्रीफर की जाती है। डॉट थेरेपी का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी। ये इसमें क्या होता है, कई सारे क्या है एंटीबायोटिक्स को मिला के एक डोज बना दिया जाता है कि ये 4 दवाएं आपको इस टाइम खानी है, ये 4 दवाएं आपको इस टाइम खानी है। अब लंबे समय तक 6-6 महीने तक दवा चलती है तो जो पेशेंट है वो थक जाता है, वो खाता नहीं है, दवाएं फेंक देगा या अपना एक डोज छोड़ देगा। और जब आदमी डोज छोड़ता है तो ये बैक्टीरिया बड़ा खतरनाक होता है, एकदम से रेजिस्टेंस बना लेता है। यानी रेजिस्टेंस बनाने का मतलब उस दवा का वो तोड़ निकाल लेता है। अब वो दवा उस पर काम नहीं करती, अब उससे हाई लेवल की दवा उसको देनी पड़ती है। तो इसलिए डॉट थेरेपी इसमें क्या है प्रीफर की जाती है कि जब भी दवा खाने का उसका टाइम होगा तो एक आदमी जाके वहाँ पे तैनात रहेगा और अपनी मौजूदगी में उसको मतलब निगरानी में उसको दवा खिलवाएगा। समझ में आ रही बात। अब वो घर का आदमी भी हो सकता है या कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी हो सकता है। उसके इलाज में पहले हम लोग फर्स्ट लाइन ड्रग चलाते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग मतलब कुछ ऐसे नहीं कि आसमानी दवाएं हैं, बल्कि ये भी क्या है एक तरीके की एंटीबायोटिक्स हैं। शुरू में अगर मतलब इन्फेक्शन है तो उसको ये दवाएं देते हैं, अगर इसका रेजिस्टेंस बना लेता है, ये दवाएं काम नहीं करती हैं, फिर सेकेंड लाइन ड्रग उसको देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग में जैसे कि आइसोनियाजिड हो गया, पैराजिनामाइड हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ऐसे एथेम्ब्यूटोल है और भी कई सारे हैं, ठीक है। ये 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, ये दवाएं शुरू में चलाई जाती हैं। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं कि एक ही चलाई जाए, हो सकता है कि 2 चलाई जाए, 3 चलाई जाए, या हो सकता है एक इसमें से मिला दी जाए, एक इसमें से मिला दी जाए। ये डॉक्टर अपने मतलब मर्जी के हिसाब से करते हैं। जो सेकेंड लाइन ड्रग है उसमें जैसे कि थियासिटाजोन आ गया, ऐसे क्या पैरा अमाइनोसैलिसिलिक एसिड हो गया, ऐसे काइनामाइसिन, अमाइकासिन, कई सारी हैं इसमें भी, ठीक है। तो ये क्या था, इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट था। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।